अच्छा, तो अगला जो क्लिनिकल फीचर होता है इसमें वो है एनोस्मिया, यानी कि फेलियर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर टू रीच द ऑल्फैक्टरी रीजन मे रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ सेंस ऑफ द स्मेल, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ऑल्फैक्टरी रीजन पे नहीं रीच करी डीएनएस की वजह से, तो इस वजह से एनोस्मिया होगा। उसके बाद एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि सेप्टल डिफॉर्मिटीज़ जो होती है ना वो हमेशा डेविएशन ऑफ द कार्टिलेजिनस या बोथ बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ये सेप्टल डिफॉर्मिटीज़। इसके अलावा डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द नेज़ल टिप के साथ भी होंगी, या कोलुमेला की डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं साथ में, ठीक है। यानी इस तरह की हमें एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज़ भी मिल सकती हैं। तो सेप्टल कार्टिलेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी नेज़ल टिप को हमने पढ़ा है कि वो सपोर्ट देता है, तो इस वजह से ये होंगी। देन नंबर 7, मिडल ईयर का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो डीएनएस जो है ना ये प्री डिस्पोज कर देता है पेशेंट को टू द मिडल ईयर इन्फेक्शन, ये भाई आपने पॉइंट याद रखना है। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पे। तो जो माइनर डिग्री के सेप्टल डेविएशंस होती हैं ना उसमें हमें कोई भी सिम्टम नहीं मिलता, तो वो कॉमनली हमें उन पेशेंट्स में मिलती है, मतलब हमें कॉमनली पेशेंट्स में हमें इस तरह की मिलती है, यानी कि माइनर डिग्री का सेप्टल डेविएशन हो, कोई सिम्टम ना हो, तो उसमें हमें कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो गया। तो ये ओनली तब होगा जब डेविएटेड सेप्टम जो है वो मैकेनिकल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर दे, या फिर वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करे गिवन अबव दैट द ऑपरेशन इज़ इंडिकेटेड, तो उस केस में हमें ऑपरेशन करना होगा, सिम्टम्स अगर हो या वो मैकेनिकल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करवाए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द SMR, यानी कि सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन। ये जनरली जो है एडल्ट्स में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल जो होता है और म्यूको पेरीओस्टियल, पेरिकॉन्ड्रियम यानी कार्टिलेज और म्यूकस वाला, और म्यूकस और बोन वाला जो फ्लैप है उनको एलिवेट करेंगे ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेप्टल फ्रेमवर्क, यानी फॉर एग्जांपल ये नाक है, ठीक है, बीच में ये सेप्टम है, तो सेप्टम में यहाँ पे म्यूको पेरिकोडियम और पेरी ऑस्टियल फ्लैप होते हैं, ठीक है, जो कि कार्टिलेज को और बोन को, जो म्यूकोजा कवर कर रहा है ना, उसको हम कह रहे हैं। तो उन दोनों को हम एलिवेट करेंगे बाय सिंगल इंसीजन देंगे ऑन वन साइड ऑफ द सेप्टम, यहाँ पे इंसीजन देके उसको एलिवेट करेंगे, और जो डिफ्लेक्टेड पार्ट होगा ना बोन का, या इसके अलावा बोन का और कार्टिलेज का जो डिफ्लेक्टेड पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे, और उसके बाद हम वापस से रीपोजिशन कर देंगे इसी फ्लैप को, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है SMR हम एडल्ट्स में करते हैं। अब इसकी डिटेल फर्दर जो है SMR कैसे होती है, सारे प्रोसीजर जो है आगे चैप्टर्स आएंगे, ऑपरेटिव सर्जरी, तो उनमें हम कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखें, क्योंकि हम सीक्वेंस से चल रहे हैं तो इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो उसके बाद SMR के बाद है हमारे पास सेप्टोप्लास्टी। अब सेप्टोप्लास्टी क्या होता है, ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है टू द सेप्टल सर्जरी, यानी सेप्टल सर्जरी की ही हम जो है वो सेप्टोप्लास्टी जो है उसकी ही कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। जो सेप्टम मैंने आपको बताया ना कि हमारे नेजल सेप्टम में सेप्टल कार्टिलेज होता है, ठीक है, और बोन्स होती हैं, तो पूरे सेप्टम की जो है सेप्टल सर्जरी का ही एक कंजर्वेटिव जो प्रोसीजर है वो सेप्टोप्लास्टी है। अब इस ऑपरेशन में क्या होता है कि मच ऑफ जो सेप्टल हमारा फ्रेमवर्क है उसको हम रिटेन रखते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो डेविएटेड पार्ट्स हैं उनको सिर्फ हम रिमूव करेंगे, तो उसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। बाकी का जो सेप्टल फ्रेमवर्क होगा उसको हम करेक्ट करेंगे और रीपोजिशन कर देते हैं बाय प्लास्टिक मीन्स, ठीक है। म्यूकोपेरिकोंड्रियल और पेरिओस्टियल फ्लैप जो मैंने आपको बताया उनको हम सिर्फ जनरली रेज करेंगे ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द सेप्टम, रिटेनिंग द अटैचमेंट एंड द ब्लड सप्लाई ऑन द अदर, बाकी दूसरी साइड वह बिल्कुल सही होगी। सेप्टोप्लास्टी जो है अब जो है उसने इस वाली SMR को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे हम ज़्यादातर ये करते हैं। अब इसकी भी डिटेल हम आगे सर्जरीज वाले चैप्टर में करेंगे। अब सेप्टल सर्जरी जो है ना वो ज़्यादातर हम 17 साल की उम्र के बाद करते हैं, ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ताकि हम नेज़ल जो स्केलेटन है ना उसकी ग्रोथ के साथ इंटरफेयर ना करें। हावेवर अगर बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा सिवियर सेप्टल डेविएशन हो गई है कि उसकी बहुत ज़्यादा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें हम कंजर्वेटिव जो सेप्टल सर्जरी है ये वाली, यानी सेप्टोप्लास्टी, इसको हम परफॉर्म करेंगे ताकि गुड एयरवे जो है वो उसको प्रोवाइड किया जा सके, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को सिवियर सेप्टल डेविएशन है, वरना वैसे हम नहीं करते, ये ज़्यादातर हम 17 साल की उम्र के बाद करते हैं। अब डिफरेंस क्या है इस सेप्टोप्लास्टी और SMR में, वो भी हम आगे सर्जरीज वाले चैप्टर्स में करेंगे। दैट्स इट, यहाँ पे इस चैप्टर का हमारा DNS यानी कि जो पहली हमने नेज़ल सेप्टम की डिजीज़ पढ़ ली। अब आ जाते हैं अगली नेज़ल सेप्टम की डिजीज़ पे, जो कि है सेप्टल हेमाटोमा। तो इसका सबसे पहले एटियोलॉजी यानी कॉज देखें, तो देखें जब कलेक्शन हो जाती है ना ब्लड की, इस फिगर को भी देखें, ब्लड की कलेक्शन हो जाए अंडर द पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, बोन के नीचे, या फिर पेरीओस्टियम, कार्टिलेज के नीचे, या पेरीओस्टियम यानी बोन के नीचे ऑफ द नेजल सेप्टम,
ठीक है, इसके नीचे जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट कर जाए। तो ये ज़्यादातर जो है नेज़ल ट्रॉमा की वजह से, या जब सेप्टल सर्जरी हम मैंने ऊपर एक्सप्लेन की वो हम करते हैं ना, उसके बाद हो जाता है। तो ये असल में जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं किसी को, तो उसमें स्पॉन्टेनियसली ये हो सकता है, खुद ही हो जाएगा बिना किसी ट्रॉमा या नेज़ल सर्जरी के। अगली इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं। सेप्टल हेमाटोमा वाले पेशेंट जो है ना, वो कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनके दोनों नाक बंद हो गए हैं। बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। तो इनको ज़्यादातर फ्रंटल हेडेक भी हो सकता है। इसके अलावा उनके नेज़ल ब्रिज पे भी उनको प्रेशर महसूस होगा। तो एग्जामिनेशन पे हमें स्मूथ सी राउंडेड स्वेलिंग मिलेंगी सेप्टम के दोनों साइड ऑफ द नेजल फोसा पे। पाल्पेशन जब हम करेंगे तो वो हमें सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनमें ब्लड है। कभी कभार जो है ये एक साइड ऑफ द सेप्टम पे भी हो सकता है नेज़ल हेमाटोमा। इसको ट्रीट कैसे करना है, इस तरह के स्मॉल हेमाटोमास को जो है हम वाइड बोर स्टेराइल नीडल की मदद से एस्पायरेट कर लेंगे। जो बड़े और लार्जर हेमाटोमास होंगे उनको क्या करना होगा, इंसाइज करना होगा और ड्रेन करना होगा स्मॉल एंटेरो पोस्टीरियर सेप्टल इंसिजन देके, जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी टू द नेजल फ्लोर। ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर जो है सेप्टल इंसिजन देंगे, यानी कि ये अगर नाक के फॉर एग्जांपल ऐसे देखें तो इस तरह एंटेरो पोस्टीरियर नेजल इंसिजन देंगे, जो कि बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल है। अब एक्सीजन जो है ना, स्मॉल पीस ऑफ म्यूकोजा की फ्रॉम द एज ऑफ द इंसिजन गिव्स अ बेटर ड्रेनेज। यानी थोड़ा सा म्यूकोजा का पीस अगर निकाल दे, एक्सरसाइज कर लें, तो उससे जो है इंसिजन ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, ड्रेनेज ज़्यादा अच्छी होगी। तो अब ड्रेनेज के बाद हम नोज़ को याद रखिएगा पैक करते हैं दोनों साइड से, ताकि रीएक्यूमुलेशन ना हो जाए, पैकिंग की जाती है। अब सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं ताकि सेप्टल एब्सेस ना हो जाए। ठीक है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है सेप्टल हेमाटोमा की, अगर सेप्टल हेमाटोमा जो है उसको ड्रेन ना किया जाए ना, तो वो ऑर्गेनाइज होकर फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा और एक परमानेंटली थिकन्ड सेप्टम हो जाएगा उस पेशेंट का, थिकन हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें हो गया तो वो सेप्टल एब्सेस करवा देगा, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सेप्टल एब्सेस होगी, उसके साथ कार्टिलेज की नेक्रोसिस हो जाएगी, और नेज़ल जो डॉर्सम है नाक का, उसमें डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें नेक्रोसिस और एब्सेस हो गया तो वो डिप्रेस हो जाएगा नेक्रोसिस की वजह से। अब आते हैं सेप्टल एब्सेस पे। तो सेप्टल एब्सेस क्यों होता है, ये ज़्यादातर जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो उसी सेप्टल हेमाटोमा में, तो उसकी वजह से एब्सेस बन जाएगी, यानी पस बन गया। तो इसके अलावा ओकेजनली ये जो मैंने फरंकल आपको पढ़ाया था नोज़ में पिछले चैप्टर में, तो फरंकल की वजह से भी सेप्टल एब्सेस बन जाता है, नोज़ का फरंकल या अपर लिप का। ठीक है, इसके अलावा ये अक्यूट इन्फेक्शन के बाद भी सेप्टल एब्सेस होती है, जैसे टाइफॉइड के बाद या मीजल्स के बाद। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें ये मिलते हैं कि दोनों नाक की साइड्स पे, यानी दोनों सिवियर बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पेशेंट को पेन भी होता है, टेंडरनेस भी होती है ब्रिज ऑफ द नोज पे, ब्रिज पे। ठीक है, पेशेंट जो है ऑल्सो कंप्लेन करते हैं, उनको बुखार है, उनको सर्दी लग रही है, चिल्स, फ्रंटल हेडेक है। स्किन जो होगी ना उनकी नोज़ की, वो रेड और स्वॉलन हमें मिलेगी। जब हम उनके इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे नोज़ की, तो हमें दोनों साइड पे बायलेटरल स्मूथ सी स्वेलिंग मिलेंगी नेज़ल सेप्टम की। इसकी फिगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, दोनों साइड पे बायलेटरल स्मूथ सी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ये हमें सेप्टम नज़र आ रहा है, स्वॉलन सा। ठीक है, तो ये है सेप्टल एब्सेस। अब इसकी जब हम फ्लक्चुएशन करेंगे ना, तो वो भी इसमें एलिसाइट होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें फ्लूइड पड़ा हुआ है, पस है। अब सेप्टल म्यूकोजा जो है वो हमें कंजेस्टेड मिलेगा। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड जब इस पेशेंट के हम चेक करेंगे सब मैंडिबुलर, तो वो हमें इनलार्ज और टेंडर मिलेंगे इन्फेक्शन की वजह से। ट्रीट कैसे करना है, जाहिर सी बात है एब्सेस से ड्रेन करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। इंसिजन हम देंगे मोस्ट डिपेंडेंट जो पार्ट है एब्सेस का वहाँ पे, और पीस ऑफ सेप्टल म्यूकोजा भी मैंने आपको बताया हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ड्रेनेज अच्छी होती है। थोड़ा सा म्यूकोजा का पीस निकाल लें। पस और जो नेक्रोस्ड पीसेस होंगे ना, इसमें जो पस है और नेक्रोसिस हो गई है कार्टिलेज की, उसको हम सक्शन की मदद से रिमूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंसिजन है वो रीओपन की जाती है 2 से 3 दिन तक। रोज़ाना उस इंसिजन को खोला जाता है ताकि हम ड्रेन करें किसी और पस को, ठीक है, और जो बन गई है, या फिर कार्टिलेज के नेक्रोस जो पीसेस हैं उनको हम रिमूव करें। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो है हमें एज सून एज पॉसिबल जो है स्टार्ट करने होते हैं। ठीक है, जैसे ही डायग्नोस हुई तो हमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक पेशेंट को देने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है। तो इसके अलावा 10 दिनों तक ये एंटीबायोटिक्स चलती हैं। कल्चर और सेंसिटिविटी पस की जो है वो हमें चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक के लिए गाइड करेगी कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, जो सेप्टल कार्टिलेज है उसकी नेक्रोसिस ऑफन हो जाती है इन द डिप्रेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस डोर्सम रिजल्ट्स इन
यानी कि अब एब्सेस बन गया, एब्सेस की होगी नेक्रोसिस। अब इस नेक्रोसिस की वजह से हमारा जो डोर्सम है नोज़ का, उस वो ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है, उसका कार्टिलेज, इस नेक्रोसिस की वजह से इन द सुप्रा टिप एरिया एंड मे रिक्वायर ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी हमें 2 से 3 महीनों के बाद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सुप्रा टिप डिप्रेशन बन जाएगा। अब सेप्टल जो फ्लैप है उसकी नेक्रोसिस जो है ना, वो सेप्टा की परफोरेशन भी करवा सकती है। मेनिंजाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जो है वो सेप्टल एब्सेस के बाद हो सकते हैं, दो दीज डेज ये रेयर है, लेकिन ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वही बात, ये हमारा डेंजर एरिया ऑफ द फेस होता है, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। दैट्स इट। अब आ जाते हैं थर्ड डिजीज़ ऑफ आवर नेज़ल सेप्टम, इस चैप्टर की, जो कि है परफोरेशन ऑफ द नेज़ल सेप्टम। अच्छा, तो इस फिगर में भी देखिए, यहाँ सेप्टा है जिसकी ये परफोरेशन दिखाई गई है, ये क्यों होती है? सबसे पहला नंबर 1 एटियोलॉजी है ट्रॉमेटिक परफोरेशन। अब ट्रॉमा जो है ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है, हमारे म्यूकोजल फ्लैप जो है उनको SMR सर्जरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की उसके दौरान इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा रिपीटेड अगर कॉटराइजेशन हम करें सेप्टम की, तो उसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से जो है ना, हो सकती है परफोरेशन, जैसे फिनोल केमिकल या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, गैल्वेनोकॉटरी फॉर द एपिस्टेक्सिस जो की जाती है उसमें भी हो सकती है परफोरेशन। हैबिचुअल अगर कोई नोज़ पिकिंग है तो उसमें बहुत ही कॉमन फॉर्म है ट्रॉमा का, तो उसमें जो है परफोरेशन हो जाती है, ठीक है। ओकेजनली सेप्टम जो है ये डेलिबरेटली परफोरेट होता है टू पुट ऑर्नामेंट्स, यानी खुद जो है लोग इसको परफोरेट करते हैं ताकि वो इनमें ज्वेलरी पहन सके, जो इस तरह से बीच में से पास होती है, एक रिंग पहनी जाती है, ठीक है। ये न्यू एडिशन में फिगर देखिए, यहाँ पे सेप्टम को परफोरेट किया गया है और यहाँ पे ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी पहनी गई है, ठीक है, तो डेलिबरेटली भी किया जाता है। उसके बाद कह रहा है नंबर 2 कॉज होता है पैथोलॉजिकल परफोरेशन भी होती है। अब ये क्यों होती है? जब ना सेप्टल एब्सेस बन जाता है तो उसकी वजह से हमारा सेप्टम परफोरेट हो जाता है। इसके अलावा नेज़ल माइयासिस, फ्लाई लार्वा या फिर मैगट्स जो होते हैं ना, जब हमारी नेज़ल कैविटी को आके इन्वेड करें तो उसको हम नेज़ल माइयासिस कहते हैं, ठीक है, उसमें भी परफोरेशन हो जाती है। देन राइनोलिथ या फिर निगलेक्टेड जो फॉरेन बॉडी है, अंदर कोई पड़ी हुई है, निगलेक्टेड है, वो प्रेशर नेक्रोसिस करवा के, और या राइनोलिथ जो है, जो कैल्सिफाइड स्टोन होता है हमारी नेज़ल कैविटी में, तो वो भी मतलब पैथोलॉजिकल परफोरेशन करवाएगा। इसके अलावा क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन जैसे कि लूपस वाले पेशेंट या TB वाले पेशेंट, लेप्रोसी के, तो उनमें भी परफोरेशन हो सकती है इस सेप्टम की, उसके कार्टिलेजिनस पार्ट की, ठीक है। जबकि साइफिलिस वाली जो डिजीज़ होती है ना, उसमें बोनी पार्ट की जो है परफोरेशन होती है, तो इस तरह की ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ में भी पैथोलॉजिकल परफोरेशन होगी। देन इसके अलावा इस तरह के केसेस में ना एविडेंस होता है कॉजेटिव डिजीज़ का ऑफ द अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बाकी सिस्टम में भी हमें मिल सकता है। देन है वेजिनर ग्रेनुलोमा। वेजिनर ग्रेनुलोमा में मिड लाइन डिस्ट्रक्टिव लेजन जो है ना, ये असल में होता है, वेजिनर ग्रेनुलोमा एक मिड लाइन डिस्ट्रक्टिव लेजन है जो कि टोटल सेप्टल डिस्ट्रक्शन करवा देता है, जैसा कि इसमें नेचुरल किलर सेल या फिर T सेल लिम्फोमा जो है ना, वो कॉज करवाते हैं टोटल सेप्टल की डिस्ट्रक्शन। तो ये पैथोलॉजिकल। तीसरा हमारे पास सेप्टल परफोरेशन के कॉजेज होते हैं ड्रग्स और केमिकल्स की वजह से। अगर कोई प्रोलॉन्ग टाइम से स्टीरॉयड के स्प्रे यूज़ करा है नेज़ल एलर्जी की वजह से, तो उसका परफोरेट हो सकता है सेप्टम। कोकेन के एडिक्ट्स में बहुत कॉमन है। इसके अलावा वो वर्कर्स जो कि सर्टेन ऑक्यूपेशंस में, जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग, डाइक्रोमेट या सोडा ऐश यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसके मैन्युफैक्चरर जो हैं उनमें, या फिर वो जो कि आर्सेनिक से एक्सपोज्ड हों या आर्सेनिक जैसे कि कंपाउंड से, तो उनमें भी परफोरेशन हो जाती है। अब लास्ट कॉज है हमारे पास इडियोपैथिक भी कॉज होता है, जिसमें कोई भी हिस्ट्री ट्रॉमा की भी नहीं होती, ना ही कोई प्रीवियस डिजीज़ होती है, और पेशेंट अनअवेयर होता है कि उसको कोई परफोरेशन भी हुई है, उसको पता भी नहीं होता, ठीक है। ये कॉजेज़ हो गए। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं परफोरेशन में? जो छोटी सी स्मॉल एंटीरियर परफोरेशन होती है ना, वो विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे जब पेशेंट इंस्पायरेट करेगा या एक्सपायरेट करेगा। जो बड़ी परफोरेशन होगी तो वो जो है, उनमें क्रस्ट डेवलप हो जाएंगे जो कि हमारे नोज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, या इवन सिवियर एपिस्टेक्सिस भी करवा सकते हैं जब हम उनको रिमूव करें, उन क्रस्ट को। अब ट्रीट कैसे करना है इस तरह की परफोरेशन को? हमें एक तो हमें ना कॉज ऑफ ट्रीटमेंट को पता लगाने का जो है हमेशा अटेम्प्ट हमने करना होगा, ठीक है। परफोरेशन का कॉज क्या है, तो इसके लिए हमें बायोप्सी की ज़रूरत होगी फ्रॉम द ग्रेनुलेशंस, ठीक है। अगर ग्रेनुलेशन जो कॉज है तो उसमें से हम बायोप्सी लेंगे, ठीक है, या फिर बायोप्सी हम एज ऑफ द परफोरेशन से भी ले सकते हैं, इसके एज से।
इनएक्टिव जो छोटी सी परफोरेशंस होती हैं उनको हम सर्जिकली बंद कर सकते हैं प्लास्टिक फ्लैप की मदद से, जबकि जो बड़ी परफोरेशन होती है वो मुश्किल होती है बंद करना। अब इनका ट्रीटमेंट एम होता है कि हम जो है ना नोज़ को क्रस्ट फ्री रखें, यानी वहाँ पे क्रस्ट ना बने। कैसे? हम अल्कलाइन नेज़ल डॉशेस जो है वो दे सकते हैं, अल्कलाइन नेज़ल डॉशेस, और इसके अलावा ब्लैंड ऑइंटमेंट की एप्लीकेशन की मदद से जो है क्रस्ट फ्री रख सकते हैं हमारे नाक को। तो कभी कभार थिन सिलास्टिक बटन जो है ना वो भी पहना जा सकता है ताकि सिम्टम से रिलीफ मिल सके। ये होता है सेप्टल बटन जो कि परफोरेशन को बंद करने के लिए पहना जाता है। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं और फर्दर इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।